अब ना ये यूपीएससी ने हमसे पूछा था, यूपीएससी ने कब पूछा था हमसे, 2024 में पूछा था। क्या पूछा कि 368 आर्टिकल की बोल रहा है कि 368 भाई कितना इजी क्वेश्चन है। अब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 1 2 3 डी आंसर है इसका। ठीक है, रिपील कर सकती है, वेरिएशन कर सकती है, एडिशन कर सकती है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर 2013 में पूछा है, 2013 में पूछा है एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ओनली लोकसभा। ना भाई ना मित्र, दोनों में बराबर पावर है, लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों में। इफ सच अमेंडमेंट सीक टू बी मेक चेंज इन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेंडमेंट आल्सो रिक्वायर रेटिफाई बाय द लेजिस्लेटिव ऑल द स्टेट। ऑल नहीं है भाई, हाफ स्टेट है, तो इसका डी आंसर है। फिर 2022 में इन्होंने पूछा ए बिल अमेंडिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर अ प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नहीं भाई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कोई जरूरत नहीं है, और प्रेसिडेंट इंडिया को उसे साइन करना ही पड़ेगा। देखो केवल कुछ नहीं कहा, लैंग्वेज चेंज करी है, लैंग्वेज। अब बिल ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोल देता भाई, जरूरी है बकचोदी करना। बिल ऑफ अमेंडिंग व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज अ प्रोसीड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव। हाँ ठीक है, ऑब्लिगेटरी है भाई, कोई बकचोदी नहीं चलेगी, ऑब्लिगेटरी करना ही पड़ेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास बाय बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड देयर इज़ नो। ठीक है, जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर हमने तीन क्वेश्चन पढ़ लिए, 2022, 2013 एंड 2024, लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देख लेते हैं भाई मित्र, देख लेते हैं। इट इज़ फेयरली इजी क्वेश्चन। वी ऑल नो दैट पार्लियामेंट पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली लिमिटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर। भाई बेसिक स्ट्रक्चर है, बाकी कोई नहीं है। साला आग लगा दो कॉन्स्टिट्यूशन में, बस बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बर्बाद होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बर्बाद होना चाहिए, है ना। गिव द मतलब वो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, है ना। पार्लियामेंट कैन अमिट कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी मैटर इट डीम टू बी अप्रोप्रिएट। कुछ भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू 368 आर्टिकल। 368 ए में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बोल रखा है, नाउ विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट में एक्सरसाइज इस ऑफ इस कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड वे और एडिशन। मतलब उसने ये 368 ए में खुद बोल रखा है कि भाई कुछ भी कर दो, काटो पीटो बढ़ाओ, कुछ भी करो, जोड़ो। ठीक है, अब अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ने वाले हैं। ये 368 में है, पार्ट 20 में है, पार्ट 18 में तुम्हारा वो है, 18 में तुम्हारा वो क्या बोलते हैं उसे, इमरजेंसी है। पार्ट 20 में 368 में है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। ठीक है, पार्लियामेंट एंड कुछ भी कर सकती है। केस आनंद भारती ने वो दिया था, केस आनंद भारती ने क्या दिया था 73 में। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल ओनली इंट्रोड्यूस बिल आइदर हाउस, कोई भी किसी भी हाउस में ला सकते हो, कोई भी ला सकता है। कैन बी इंट्रोड्यूस बाय प्राइम मिनिस्टर, सॉरी मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर बोथ। राष्ट्रपति की कोई ज़रूरत नहीं है, राष्ट्रपति भैया कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। मस्ट पास बी ईच हाउस ऑफ स्पेशल मेजोरिटी, वो मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस में एक तो 272 से ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। जैसे लोकसभा में पास करना है तो 272 से ज़्यादा होनी चाहिए, और ऊपर से जो लोग आए हैं ना उनका 2/3 होना चाहिए। ऐसा ना हो 50 लोग आए हो, 150 लोग आए हो तो आप 100 लोगों की वोट लेकर उछल रहे हो, ना। जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं है। फेडरल प्रोविज़न के लिए हाफ स्टेट का भेज, अगर हाफ स्टेट ने पहले कर दिया तो ज़रूरी नहीं है सबको भेजना। आफ्टर पैसेज बिल प्रेसिडेंट को बाई साइन करना पड़ेगा। 24वें अमेंडमेंट ने बोल दिया था, 24वें अमेंडमेंट ने बोल दिया था ये बात भाई। 24वें अमेंडमेंट ने 1971 में इस बात को बोल दिया था कि साइन कर दिए मित्र, नहीं तो बढ़िया नहीं होगा, है ना। जब प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो फिर तो बारे ना रहे हैं। अब देख लेते हैं तुम्हारा, अब ना सिंपल मेजोरिटी से, अब पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से क्या कर सकता है। सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट क्या पास कर सकता है। नॉट मतलब ये जो सिंपल मेजोरिटी है इसके लिए ये आर्टिकल 368 के बाहर है। स्टेट का मैटर है, स्टेट के वो बनाना, है ना। लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश करना। सेकंड शेड्यूल में तुम्हारा ये है, मतलब जो अलाइनमेंट प्रिविलेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, मतलब जो सारे भत्ते मिलते हैं ना गवर्नर के, राज्यपाल के, जजेस के, ये सब है सेकंड शेड्यूल में। कोरम ऑफ पार्लियामेंट को कर दो, कोई ये 368 के बाहर है। सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सैलरी एंड अरे क्या हो चोरी है ये, हाँ ये 368 के बाहर है।
सैलरी एंड अलाउंस मेंबर, रोल ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट इन मेंबर एंड कमेटी, इंग्लिश लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज से कर सकते हैं, नंबर ऑफ पुशीन जज इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कन्फर्समेंट ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बढ़ा दो, ऑफिशियल लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज, सिटीजनशिप, इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। भाई साहब ये भी सही है, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल यूनियन टेरिटरी डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी। देखो 3 शेड्यूल इससे हो रहे हैं, 3 तो शेड्यूल ही हो गए, दूसरा में बचते 5वें में तुम्हारा शेड्यूल एरिया वाला है, इसमें हमने पढ़ा था कल ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जिसमें तुम्हारा 10 स्टेट हैं, एक तुम्हारा 4 स्टेट आसाम मेघालय त्रिपुरा और आसाम मेघालय त्रिपुरा और एक और नहीं है एंड मिजोरम, ये स्टेट नहीं है। फिर आप देख लीजिए स्पेशल मेजोरिटी तुम्हारा ये चाहिए फंडामेंटल राइट, DPSP और तुम्हारा अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नॉट रिक्वायरिंग, मतलब जो जिनको स्टेट की रिक्वायरमेंट ज़रूरत नहीं है उनको छोड़ के। GST चाहिए 368 खुद फेडरल स्टेट से जुड़ा हुआ है। 7 शेड्यूल पावर का बंटवारा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, ठीक है ये भी जरूरी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, ये 7 शेड्यूल से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, वो एग्जीक्यूटिव पावर और वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, क्रिटिसिज्म ऑफ अमेंडमेंट, अरे क्रिटिसिज्म क्यों पढ़ेंगे, है ना। नो जॉइंट सिटिंग क्यों कर लें, ठीक है। पार्लियामेंट, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट केस, शंकरी प्रसाद ने बोला कि शंकरी प्रसाद भाई ने बोला कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है ना, शंकरी प्रसाद ने बोला। सज्जन सिंह ने इस बात को हाँ कर दिया। गोलक राज ने बोला नहीं कर सकती। केशवानंद ने बोला पार्लियामेंट कुछ भी अमेंडमेंट कर सकती है, पार्लियामेंट भगवान है। इंदिरा नेहरू गांधी ने बोला, अरे वाह साहब, कि बेसिक स्ट्रक्चर को बोला भाई बेसिक स्ट्रक्चर कर दो। मिनर्वा मिल ने बोला लिमिटेड अमेंडिंग पावर बट कैन नॉट डिस्ट्रॉय बेसिक स्ट्रक्चर। फिर वुमेन राव केस ने दोबारा बोल दिया केशवानंद भारती जिंदाबाद। अब इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट देख लीजिए जो 368 से जुड़े हुए हैं, 368 से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट देख लीजिए, है ना। पार्लियामेंट 24वां अमेंडमेंट 1971, पार्लियामेंट में अमेंड फंडामेंटल राइट, ये गोलकनाथ के बाद आया था। एंड और प्रेसिडेंट, एक तो ये था कि फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट कर सकते हैं और प्रेसिडेंट को देना मैंडेटरी है, इसलिए मैंडेटरी नहीं था, पर 24वें अमेंडमेंट ने कर दिया कि भाई आप दोगे, और एक बोल दिया कि भाई फंडामेंटल राइट को आपको देना ही पार्लियामेंट कर सकती है। फिर 42वें अमेंडमेंट ने बोला कि इसका जुडिशल की वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जुडिशल रिव्यू नहीं होगा, लेकिन इसे हटा दिया गया मिनर्वा मिल ने। उसने बोल दिया भाई जुडिशल रिव्यू तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। एंड तुम्हारा 44वें अमेंडमेंट ने इस बात को, जो 42वें अमेंडमेंट में उल्टा सीधा काम किए गए थे उसको हटा दिया। देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देख लेते हैं जो ठीक ठाक है, जो ज़रूरी है। 105 से देखते हैं, क्लैरिफाई स्टेट टू पावर मेंटेन ओबीसी, भाई राज्य भी ओबीसी की लिस्ट बना सकते हैं। 104 में एंग्लो इंडियन हटा दिए गए। EWS एंग्लो इंडियन तीन एंग्लो इंडियन सीट लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। EWS को 10% आरक्षण 103 में। GST 101 में। 86 में राइट टू एजुकेशन है फंडामेंटल राइट। 75 में पंचायती राज। 69 में तुम्हारा NCT दिल्ली, है ना। और 61 में तुम्हारा वोटिंग एज, है ना। एंटी डिफेक्शन लॉ 52 में। रिजर्व हटा, मतलब बहुत सारे प्रोविज़न 44 में हटा दिए गए। 42 में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो सोशलिस्ट सेकुलर ये सब पार्लियामेंट में जोड़े गए, है ना। 36वें ये पूछ चुका है। 36वें अमेंडमेंट में तुम्हारा सिक्किम को जोड़ दिया गया। 26वें अमेंडमेंट में एबॉलिश कर दिया प्रिवी पर्सिस को। 25वें अमेंडमेंट में कर्टेल कर दिया प्रॉपर्टी राइट को। 25वें अमेंडमेंट में कर दिया। 44 में भी करा था, 25 में भी कर दिया। अब उससे पहले देख लेते हैं कि ना 24 की, उससे पहले देख लेते हैं पहले अमेंडमेंट ने क्या किया। एम्पावर टू स्टेट मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास प्रोटेक्ट टू लैंड ऑफ एक्वाइजेशन, मतलब लैंड एक्वाइजेशन के केस को आप जुडिशल रिव्यू में नहीं कह सकते। इसके लिए एक 9th शेड्यूल जोड़ दिया गया। अब हमने सेकंड शेड्यूल पढ़ ली, 5th पढ़ ली और 9th पढ़ ली। 5th पढ़ ली, 2nd पढ़ ली, 9th पढ़ ली और 2nd पढ़ ली। 2nd में तो वो बच्चे से जुड़ा हुआ है।
है ना। और 9th शेड्यूल पहले अमेंडमेंट में जोड़ा गया था ना, पहले अमेंडमेंट में ऐड किया गया था 1951 में। 4th अमेंडमेंट 1955 में मेड कंपनसेशन फॉर प्रॉपर्टी एक्विजिशन इज नॉन जस्टिसेबल। मतलब भाई अगर आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा तो आप जरूरी नहीं है कोर्ट चले जाओगे। और एक्सपेंड कर दिया आर्टिकल 31A को, एडिड लॉ टू 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में कुछ आर्टिकल 31A के ऐड कर दिए गए। 6th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956, ये इंटर स्टेट सेल टैक्स के लिए कि जो इंटर स्टेट सेल टैक्स है ना उसके यूनियन लिस्ट में कर दिया गया। 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये रीऑर्गेनाइज कर दिया गया स्टेट को, अबॉलिश कर दिया ABCD कैटेगरी अलाउड। एक मतलब कॉमन हाई कोर्ट की बात कर दी गई, और जुडिक्शन और हाई कोर्ट की जो जुडिक्शन होगी वो यूटी पे होगी, ठीक है। 8th अमेंडमेंट ने SC/ST के रिजर्वेशन को और लोकसभा के और तुम्हारा ये एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन को लोकसभा में और असेंबली में 10 साल के लिए बढ़ा दिया। 9th अमेंडमेंट ने बेरोजगारी केस से रिलेटेड था। 15th अमेंडमेंट में इंक्रीज रिटायरमेंट एज ऑफ कोर्ट जस्टिस, जो तुम्हारा रिटायरमेंट एज बढ़ा दी हाई कोर्ट के जजों की। 24 अमेंडमेंट एक्ट ने कवर एडजस्टमेंट ऑन इलेक्शन प्रोसीजर, सर्विस कंडीशन, स्टेट रिप्रेजेंटेशन एंड लैंडमार्क केसेस पर गोलकनाथ 24 पार्लियामेंट। इसने बोला कि पार्लियामेंट को अमेंडमेंट कुछ भी कर सकती है, ठीक है। ये हो गया। अब एक बार दोबारा पढ़ते हैं, ये तो भाई 10 मिनट, ये तो 5 मिनट में हो जाएगा, तो दोबारा पढ़ लेते हैं भाई, ठीक है। एक UPSC ने हमसे 368 के बारे में पूछा कि पार्लियामेंट इससे क्या कर सकता है। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, UPSC थाली मिला कर देख रहा है तो फिर भी 88 मेरिट गई है ना, फिर भी मेरिट गई है 88। देखो साला हक रहे हैं लोग भाई, मैंने हक दिया यार, मेरे 48 नंबर आए हैं, मेरे 48 या 40 नंबर आए हैं, है ना। अब ये इसने क्या बोला कि अबॉलिश भी कर सकते हैं, रिपील भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं पार्लियामेंट। फिर ये मैटर है कि जॉइंट सिटिंग चाहिए, लोकसभा में लाओगे, और जो फेडरल से जुड़े हुए मैटर थे, जो फेडरल से जुड़े हुए मैटर हैं उन्हें राज्य में ले जाना जरूरी है, सारे राज्यों का परमिशन जरूरी है, उसे लाने से पहले राष्ट्रपति की परमिशन जरूरी है, ये सब बकचोदी है ना भाई। अब ना फेयरली इजी क्वेश्चन है भाई, पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है ना, सिंपल सी बात है। अब 368 में खुद बोल रखा है कि भाई भगवान भैया पार्लियामेंट आप कुछ भी कर लो। 368(1) में खुद बोल रखा है कि भैया पार्लियामेंट कुछ भी कर लो। जब अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल, ये पार्ट 20 में आता है, सबसे ज़रूरी ये चीज़ है, पार्ट 20 में है। पार्ट 20, एक सेकेंड रुको, पेन कहाँ मर गया। अरे भाई लो, पार्ट 20 में आता है, सबसे ज़रूरी है ना। केशवानंद भारती ने बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया। अब कोई से भी बिल में लिया, कोई भी लिया, प्रेसिडेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। 24वें अमेंडमेंट ने बोल दिया कि राष्ट्रपति को, 24वें अमेंडमेंट ने बोल दिया भाई राष्ट्रपति को परमिशन देनी जरूरी है। और बताओ, और तुम क्या लोगे? जॉइंट सिटिंग होगी नहीं, और टोटल मेजॉरिटी प्लस में 2/3 मेजॉरिटी है ना, ये रहा टोटल मेंबरशिप, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस में 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये हो गया। जॉइंट सिटिंग का मेंबर नहीं है, किसी भी राज्य में लिया हो। और फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं उनको भाई आधे राज्य से परमिशन लेनी जरूरी है। टोटल 8 है, वो भी तो फेडरल स्ट्रक्चर वाले जुड़े हुए हैं। एक तो 7 शेड्यूल से जुड़ा हुआ है, एक तुम्हारा GST काउंसिल से जुड़ा हुआ है, एक तुम्हारा प्रेसिडेंट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है, एक तुम्हारा पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ है, एक तुम्हारा लेजिस्लेटिव और उससे जुड़ा हुआ है, और एक आर्टिकल 368 खुद है ना। और ये और 12 ये टोटल दो ये हैं 14। चलो वो तो पढ़ लेंगे बाद में, सिस्टम से पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट को देना ही पड़ेगा, 24वें अमेंडमेंट ने बोल दिया कि भाई प्रेसिडेंट को देना ही पड़ेगा, है ना, ठीक है। अब बाय सिंपल मेजॉरिटी, जो सिंपल मेजॉरिटी जो आर्टिकल 368 में नहीं है। 5वां शेड्यूल, 6वां शेड्यूल, 5वें शेड्यूल के बारे में हमने पीछे पढ़ा था, दोबारा पढ़ेंगे। सिटीजनशिप के बारे में, सिटीजनशिप ले सकते हो, दे सकते हो, है ना।
राज्य सिटीजनशिप से जुड़े प्रावधान, ऑफिशियल लैंग्वेज से जुड़े प्रावधान, पार्लियामेंट की सैलरी से जुड़ा प्रावधान, और तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट से जुड़ा प्रावधान, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रावधान, यूटी का प्रावधान, यूनियन टेरिटरी का प्रावधान, और नंबर ऑफ पुशीन जज इन सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान, प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर कमेटी का प्रावधान, रूल एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट का प्रावधान, अबॉलिशन की वो तो पढ़ लिए फॉर्म, ये 3 तो यही हो गए। ठीक है, सिटीजनशिप का, ऑफिशियल मेंबरशिप का, नॉन जुडिक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, अब इसका ये देख लेते हैं, जो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए वो तुम्हारा डीपीएसपी और तुम्हारा फंडामेंटल राइट, और बाकी जो अभी 368 में बाकी जो 8 मुद्दों को छोड़ के, 8 मुद्दों में जीएसटी है, जीएसटी काउंसिल, आर्टिकल 368 खुद, 7 शेड्यूल, पीपल स्टेट का रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, एक्सटेंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट एंड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। क्रिटिसिज्म करते हो, क्रिटिसिज्म कौन पूछ रहा है? शंकरी प्रसाद ने बोला कि भाई कर सकते हो पार्लियामेंटल राइट में, सज्जन सिंह ने इस बात को बोल दिया, गोलकनाथ ने बोल दिया कि भाई नहीं कर सकते, कि फिर इसके बाद 24वां अमेंडमेंट आ गया, उसने बोला हम तो कर लेंगे जो वो पाड़ दे, है ना। फिर केशवानंद भारती ने बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया, इंदिरा नेहरू गांधी केस ने बोल दिया कि हाँ भाई बेसिक स्ट्रक्चर है। फिर तुम्हारा मिनर्वा मिल का केस आ गया, इन्होंने भी बोल दिया कि भाई लिमिटेड अमेंडिंग पावर है, कैन नॉट डिस्ट्रॉय बेसिक स्ट्रक्चर, भाई लिमिटेड अमेंडिंग पावर है, बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मिनर्वा मिल के केस में, वुमेन राव के केस में ही बोल दिया कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर है। फिर अब इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट देख लीजिए, जो हमारे पार्लियामेंट से जुड़े हुए हैं। 24वां अमेंडमेंट जो गोलकनाथ के बाद आया था, इसने बोल दिया कि कुछ भी कर लेंगे और प्रेसिडेंट का असेंट देना मैंडेटरी है, जो पाड़ ले तू। 42वें अमेंडमेंट ने बोला कि 42वें अमेंडमेंट ने तो बहुत सारी बातें कर दी, 44वें अमेंडमेंट ने जो 42वें अमेंडमेंट की गंदी बातें थी उसे काट दी। अब पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें तुम्हारा 9 शेड्यूल जोड़ा गया, और इसमें बोला था कि भाई कि इस पे जो बैकवर्ड एंड इकोनॉमिक क्लास है इनको थोड़ा कर दिया जाए। फिर जो दूसरा अमेंडमेंट था उसका आर्टिकल 31A को एक्सपेंड किया गया, और कुछ लोग 9 शेड्यूल में किए गए, और बोला कि भाई प्रॉपर्टी, अगर आप आपकी प्रॉपर्टी लेते हैं, अगर आपको मुआवजा नहीं मिलता तो नॉन जस्टिसेबल है, मतलब आप कोर्ट में नहीं जा सकते इसके लिए, हमारी माँ की कोर्ट में जाएंगे, है ना। ये फोर्थ अमेंडमेंट था। छठा अमेंडमेंट इंटरस्टेट सेल टैक्स को इन्होंने यूनियन लिस्ट में डाल दिया। ये देखो गुंडा कर दिया। लोग बोलते हैं बीजेपी ये करती है, बीजेपी वो करती है। भाई देखो, जो इंटरस्टेट सेल टैक्स था उसे किसने डाला था? किसने डाला था? यूनियन लिस्ट में, इन्होंने डाला था यूनियन लिस्ट में। ये छठा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सातवें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने हाईकोर्ट को बोल दिया कि एक से एक ज़्यादा राज्य के लिए हो सकती है हाईकोर्ट की जुरिडिक्शन, जो यूटी और जो राज्य का जो वो था, जो ABCD थे, उन्हें अबॉलिश कर दिया, रीऑर्गेनाइज किया गया। एक शेड्यूल ने रिजर्वेशन बढ़ाया SC ST के लिए, ये 1960 में आया था, और तुम्हारा उनके लिए बढ़ा दिया एंग्लो इंडियन के लिए 10 साल के लिए। और तुम्हारा 9th शेड्यूल में तुम्हारा बेरोजगारी से मैटर है। 10th शेड्यूल में तुम्हारा जो रिटायरमेंट एज है उसको बढ़ा दिया गया हाईकोर्ट के जज की। 20 शेड्यूल में अमेंडमेंट था। 20 अमेंडमेंट एंड 20 to 24 अमेंडमेंट ने बहुत सारी बातें करी, पर ये बोल दिया कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है। ये बोल दिया कि उसने बोल दिया कि हम कुछ भी अमेंड कर देंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, तुम ज़्यादा समझदार मत हो। गोलकनाथ केस में बोल दिया। 25वें में इन्होंने क्या किया? प्रॉपर्टी राइट को कर्टेल कर दिया। अब ये पूछे पहली बार प्रॉपर्टी राइट को कर्टेल कब किया था? वो तो भाई चौथे में कर दिया था भाई प्रॉपर्टी राइट को कर्टेल। तो अब इसने 26 में भी कर दिया, 25 में कर दिया, 26 में एबॉलिश फिर भी परसिस्ट कर दिया, 36 में सिक्किम को ऐड कर दिया, 42 में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 44 में कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट कर दिया गया। 52nd में तुम्हारा एंटी डिफेक्शन ले आए। 61 में तुम्हारा वोटिंग एज को कम कर दिया गया, और 69 में तुम्हारा NCT दिल्ली भी इस्टेब्लिश कर दी गई, नेशनल कैपिटल दिल्ली। और 69 में तुम्हारा वो 74 में पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटी। 101 में 86 में तुम्हारा एजुकेशन GST को, राइट टू एजुकेशन GST। 101 में तुम्हारा GST लिया, 101 में तुम्हारा GST लिया है। 103 में तुम्हारा EWS लिया है। 104 में एंग्लो इंडियन को हटा दिया। 105 में बोला स्टेट को कि भाई अब तुम भी OBC की लिस्ट बना लो। ठीक है, थैंक यू। अब आगे पढ़ने वाले हैं। यूपीएससी ने पूछा हमसे 2024 में पूछा
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। कितना आसान पूछ रहा है यार। 109 में मेंशन कर रखा है, इस 109 में इस मेंशन कर रखा है स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। ठीक है, आप 1 मिनट के लिए अमेंडमेंट ऑफ देखो इस क्वेश्चन को मुझे नहीं पता फिर भी मैं कर दूंगा। मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव और टू द बिल एंड सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। ठीक है, ये भी ठीक है। अमेंडमेंट टू अ मनी बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा हैव टू, चौथा हटा दो पहले, अब चौथा हट गया, सी आंसर है। बे कर रहे वेट मेरी, देखो भाई ये दिमाग का काम है ना। अब इसके ऊपर यूपीएससी ने हमसे मनी बिल के बारे में 2023 में भी पूछा था, अपन लोग इसे भी ठीक कर देंगे। बातचीत ही कुछ ऐसी है, ठीक है, इसे भी ठीक कर देंगे, है ना। विद रेफरेंस टू फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू राज्यसभा इट कैन अमेंड एंड रिजेक्ट बिल। फाइनेंस बिल भाई फाइनेंस बिल में कर सकती है। व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट टू मनी बिल टू राज्यसभा इट कैन नॉट बी अमेंड और इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट बाय बिल। इट कैन ओनली टेक, हाँ ये ठीक है, एक स्टेटमेंट ठीक हो गई, एक स्टेटमेंट, हाँ ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा देयर इज नो सिटिंग प्रोविजन इन मनी बिल but no joint sitting for money bill but joint sitting for a become necessary for finance bill। सी आंसर है इसका भी, ऑल थ्री ठीक है, बी ठीक है इसका भाई, ओनली 2। एक सेकंड लीजिए, 37 का ओनली 2 ठीक है। बिकम नेसेसरी हो गया ना, नेसेसरी तो ज़रूरी नहीं है भाई, नेसेसरी ज़रूरी नहीं है, हाँ इसे थोड़ा गलत कर सकते थे। रिगार्डिंग मनी बिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। 2018 में पूछा है मनी बिल से प्यार है इन्हें। मनी बिल डील विद द रेगुलेशन एंड बोरोइंग ऑफ मनी गिविंग, ये भी हो सकता है। मनी बिल कंसर्न विद अप्रोप्रिएशन मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, ये नहीं है। ये फाइनेंस बिल सेकंड है, वो भी कंसोलिडेटेड फंड से हो रहा है। मनी बिल है द प्रोविजन ऑफ कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंसिस्टेंसी फंड, इसे भी हटा दो। A bill shall be deemed to be money bill if it is contain only provision related to imposition abolition। डी आंसर है इसका, सी आंसर है भाई। मनी बिल इज कंसर्न विद द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंस्टिट्यूंसी फंड। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, दोबारा रिवाइज कर लेंगे, है ना। अब ये 2024 वाला था, इसमें इजी था ये, फेयरली इजी क्वेश्चन। वी कैन नो दैट राज्यसभा हैज अ लिमिट पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 इंडिकेट टूवर्ड्स सम सेम। ठीक है, हाउएवर स्टेटमेंट 1 इज फैक्चुअल एंड नो वन कांट जस्ट सोनली ओनली ऑन लॉजिक। ठीक है, थैंक यू। अब ना जो आर्टिकल 109 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 109 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें ले डाउन, इसमें बता रखा है स्पेशल प्रोसीजर फॉर द पासेज ऑफ मनी बिल इन द पार्लियामेंट। अब एक आर्टिकल पता लग गया 109 आर्टिकल पता लग गया कि भैया इसमें ऐसे आप कर सकते हो पास। ठीक है, इट इज़ क्लियरली स्टेट दैट द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। ये खुद बोल रहा है मनी बिल लोकसभा पास होगा। आफ्टर बीइंग पास टू लोकसभा इट्स सेंट टू बी राज्यसभा फॉर रिकमेंडेशन। खुद बोल रहा है भाई, 109 आर्टिकल बोल रखा है कि मनी बिल तुम्हारा पहले लोकसभा में पास होगा, फिर इसे राज्यसभा भेज दिया जाएगा फॉर ओनली रिकमेंडेशन। नो बकचोदी, ओनली रिकमेंडेशन। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। मनी बिल इंट्रोड्यूस होगा ओनली लोकसभा में। मनी बिल ओनली कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। मनी बिल इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा में राष्ट्रपति के, हाँ भाई मनी बिल पास करने के लिए ना, मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए रिकमेंडेशन चाहिए राष्ट्रपति की। राज्यसभा द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज़ नो पावर टू इनिशिएट मनी बिल, है ना। रीइंफोर्सिंग सुप्रीमेंसी ऑफ लोकसभा इन फाइनेंशियल मैटर, राज्यसभा में नहीं हो सकता। ये दिखा रहा है ये राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंडमेंट मनी बिल ऑन इट्स ओन, इट्स ओनली सजेस्ट चेंजेस एंड हैज टू रिटर्न। ये ओनली सजेस्ट करेगा चेंजेस को और 14 दिन के अंदर वापसी कर देगा बिल को विद रिकमेंडेशन। इफ़ बिल, अगर बिल को वो नहीं किया गया, रिटर्न नहीं किया गया, तो बिल को पास मान लिया जाएगा बोथ हाउसेस से।
लोकसभा हैज़ कम्प्लीटली डिस्क्रिशन एंड एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग एनी रिकमेंडेशन मेड मतलब लोकसभा की पूरी पावर है। लोकसभा इज़ नॉट बॉर्न टू, लोकसभा मतलब बादशाह है भाई। लोकसभा लोगों का चुनाव हुआ है, लोकतंत्र है, देश में राजतंत्र थोड़ी है, विधायक तंत्र थोड़ी है ना। मनी बिल अब डेफिनेशन पास करने का तरीका 109 में डेफिनेशन दे रखी है, 110 में। बिल डीम टू इफ बिल डीम टू मनी बिल इट कंटेन ओनली प्रोविजन डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग: imposition, abolition, revolution, alteration of any tax related है, regulation borrowing of money by government of India, regulation borrowing of money मतलब गवर्नमेंट इंडिया तो पैसा उधार ले रही है, उसको बोरोइंग, उसके लिए रेगुलेशन बनाना। कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड और कंस्टिट्यूएंसी फंड ऑफ इंडिया, पेमेंट इनटू और विड्रॉ फ्रॉम दीज फंड। एक सेकंड के लिए देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। Custody of consolidated fund or the contingency fund of India, payment into or withdrawal from these fund। चुप रहा है भाई कुछ। अब इसका मतलब देख लीजिए कि ना, कस्टडी मतलब इन फंडों की देखरेख और कंट्रोल, मतलब इसमें बोल रखा है इन फंडों की देखरेख और कंट्रोल किसके पास है, यानी कौन पैसों को संभालता है। पेमेंट इनटू फंड मतलब जब सरकार इनमें पैसा फंड में जमा करती है, जैसे टैक्स, लोन, तो सोर्स ऑफ इनकम, विड्रॉल ऑफ द फंड, जब सरकार फंड पैसा निकालती है जैसे सैलरी देने के लिए, है ना। तो इसमें बोल रखा है भाई किसके पास फंड की चाबी है, किसके पास फंड की चाबी है, यानी कौन उसे संभालता है। तो पैसा फंड में डाला जाता है, जैसे टैक्स वैक्स का पैसा, ठीक है। ये है कि कस्टडी की ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड एंड पेमेंट इनटू एंड भाई, हाँ मतलब इन्हीं के पास पावर है यार, कस्टडी है इनके पास, कंसोलिडेटेड फंड और कंसल्टेंसी फंड के पास। एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड, पैसा निकालना कंसोलिडेटेड फंड से। डिक्लेरेशन ऑन एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड, कोई भी खर्चा कंसोलिडेटेड फंड पर करना और इंक्रीज सच एक्सपेंडिचर, और किसी एक्सपेंडिचर को बढ़ाना और कोई भी खर्चा उन पर वो करना। रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट फंड, कस्टडी सच मनी और ऑडिट द अकाउंट ऑफ यूनियन और स्टेट। एक सेकंड के लिए receipt of money and account of the consolidated fund or the public account fund of India, custody of issue of such money or audit of the account of the union or state। इसका मतलब है कि जो पैसा कंसोलिडेटेड फंड या पब्लिक अकाउंट फंड में आता है, रिसिप्ट में मतलब उसका हिसाब किताब और उस पैसे की देखरेख, उस पैसे का निकालने का प्रोसेस और उस पैसे का ऑडिट, और ये सब यूनियन या स्टेट लेवल पर होता है, ठीक है। ये सब हाँ वही कुछ पब्लिक अकाउंट फंड से भी रिलेटेड आ जाएगा, मैं कस्टडी आ जाएगी और इशू आ जाएगा, मैं इसे सही कर दूँगा। एनी मैटर कोई इनसे ऊपर का जो एनी मैटर इंसिडेंशियल इनसे अबव एनी मैटर। और किसी बिल को मनी बिल इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि इसमें फ़ाइन का मैटर है। डिमांड और पेमेंट ऑफ फी फॉर लाइसेंस, ये फाइन वाइन का मैटर इसमें नहीं है। इम्पोजिशन, अबोलिशन, रेगुलेशन, लोकल अथॉरिटी और बॉडी लोकल पर्पज़ के लिए, लोकल अथॉरिटी के लिए भी ये मनी बिल में नहीं आएगा। मनी बिल सर्टिफिकेशन ऑफ स्पीकर इज द लोकसभा स्पीकर डिसाइड वेदर इज मनी बिल, भाई लोकसभा करता है डिसीजन, स्पीकर इज फाइनल और बाइंडिंग। स्पीकर इंडोर्समेंट इज रिक्वायर्ड फॉर, मतलब अगर लोकसभा लिख के देगा
किसी बिल को राज्यसभा में भेजने से पहले देख लो, मनी बिल है, बच के रहना, डंक मार देगा। इंट्रोड्यूसन इन प्रोसीजर, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, इट रिक्वायर क्लियर रिकमेंडेशन ऑफ राष्ट्रपति, इट कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर। भाई मनी बिल कौन इंट्रोड्यूस लाएगा? मनी बिल को ओनली मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेगा, और तुम्हारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था उसको कोई भी कर सकता था। प्रोसीजर इन राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल, है ना। इट्स ओनली मेक रिकमेंडेशन, ये ओनली रिकमेंडेशन दे सकते हैं। 14 दिन के अंदर बिल को भेजना है, या तो रिकमेंडेशन के साथ या विदाउट रिकमेंडेशन के साथ। लोकसभा में आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल एनी रिकमेंडेशन। इफ लोकसभा एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन बिल इज डीम हैज़ बीन पास इन मॉडिफाइड टर्म। अगर लोकसभा ने मान ली तो बिल पास हो जाएगा। इफ लोकसभा डज नॉट एक्सेप्ट बिल को है ना, तो भी बिल पास मान लिया जाएगा। इफ़ नॉट रिटर्न टू राज्यसभा 14 डेज बिल डीम टू पास। अगर लोकसभा डज नॉट एक्सेप्ट इफ डीम टू पास इन अ फॉर्म ओरिजिनली फॉर्म, इफ नॉट रिटर्न बाय राज्यसभा इन 14 डेज बिल डीम टू पास बाय राज्यसभा assent to president कैन आइदर गिव assent और withhold assent। प्रेसिडेंट या तो assent दे सकता है या बचा कर सकता है, पर उसे वापसी नहीं कर सकता, है ना, उसे वापसी नहीं कर सकता, पर जनरली दे देता है क्योंकि उसी की मर्जी से तो लाया था। जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनेंशियल बिल एंड मनी बिल 110 में है, जिसका पास करने का प्रोसीजर 109 में है, और फाइनेंस बिल 117(1) में है। फाइनेंशियल बिल 2(17)(3) में है ना। जो फाइनेंशियल बिल फर्स्ट है ना, उसमें बोल रखा है जो 117(1) में है कि कंटेन मनी बिल मैटर सरप्लस ऑफ अदर प्रोसेस। जो मनी बिल से जो मतलब मनी बिल के अदर मैटर हैं उनको बोल रखा है, और जो 17(3) में बोल रखा है डील विद द एक्सपेंडिचर मैटर डज नॉट, मतलब उन मैटर को, एक्सपेंडिचर मैटर को काउंट कर रखा है जो आर्टिकल 10 में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 110 में डेफिनेशन बोल रखी है, आर्टिकल 111 में प्रेसिडेंशियल एसेंट बोल रखा है, आर्टिकल 117 में फाइनेंशियल बिल दे रखा है, आर्टिकल 265 में बोल रखा है कि कोई भी बिल जब तक नहीं ले जाएगा जब तक वो मतलब किसी अथॉरिटी के द्वारा ना हो। नोटेबल फैक्ट सुप्रीम कोर्ट इन मोहम्मद सईद सिद्दीकी केस में अपहेल्ड द फाइनलिटी। अब मतलब बोला था, इसमें बोल दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के मैटर में ना, क्योंकि जो उसका जुडिशल रिव्यू नहीं हो सकता मनी बिल का, है ना, उसका जुडिशल रिव्यू नहीं हो सकता, जिसको राष्ट्रपति लिख के दे सकता है। अब ना कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी, आधार एक्ट को भी मनी बिल की तरह पास किया गया था। मनी बिल का कॉन्सेप्ट लिया गया, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस से लिया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस से लिया गया ये, है ना। अब देख लो मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल का मैटर। मनी बिल ओनली लोकसभा में होगा। आइदर ऑर्डिनरी बिल कहीं पे भी हो सकता है। ऑर्डिनरी बिल तुम्हारा मनी बिल ओनली लोकसभा में होगा, और ऑर्डिनरी बिल कहीं हो सकता है। मनी बिल ओनली मिनिस्टर इसे कोई भी लिया है। प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन उसके लिए चाहिए, उसके लिए नहीं चाहिए। मनी बिल के लिए चाहिए, उसके लिए नहीं चाहिए। राज्यसभा कुछ भी कर सकती है ऑर्डिनरी बिल पे, इसमें ओनली रिकमेंड कर सकती है, नो रिजेक्शन कर सकती है, नो अमेंडमेंट कर सकती है। और राज्यसभा को 14 दिन के भीतर भेजना होगा। इसमें 6 महीने तक होल्ड कर सकती है। जॉइंट सिटिंग का अप्रूवल नहीं है, उसमें डेडलॉक की स्थिति में जॉइंट सिटिंग है। जैसे आपका वो था ना तुम्हारा, जैसे ऊपर लिख रखा था 2023 में कि नेसेसरी फाइनेंशियल बिल में जॉइंट सिटिंग है। भाई नेसेसरी थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है, नेसेसरी हो, है ना। रिटर्न टू प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं करता, बेसिकली वो उन्हीं की मर्जी से करता है। कैन रिटर्न फॉर रिकन्सिडरेशन, उसमें ही रिटर्न कर सकता है। दोबारा देख लेते हैं इस मैटर के ऊपर। यूपीएससी ने 2024 में इसमें मनी बिल के बारे में पूछा था। वो 109 में बोल रखा है कि भाई इसको पास करने का तरीका, 110 में बोल रखा है डेफिनेशन, 111 में बोल रखा है प्रेसिडेंट की एसेंट, है ना। अब तुम्हारा मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस, मतलब इसमें और एक बात बोल रखी है कि मनी बिल को भाई इंट्रोड्यूस नहीं किया गया राज्यसभा में, ठीक है भाई, नहीं किया जाएगा। और भाई 109 में खुद बोल रखा है, ज़्यादा चिकबाजी करने की जरूरत नहीं है। और राज्यसभा या तो अप्रूव कर सकती है या ये सजेस्ट कर सकती है सम चेंज, और ये रिजेक्ट नहीं कर सकती है ना। इसकी औकात ही नहीं है 14 दिन के भीतर ये पास कर दिया जाएगा, है ना। भाई सिंपल सी बात है, जो लोगों की चुनी हुई सरकार है उसका अधिकार होना चाहिए ना राज्य के खजाने पर, क्योंकि वो लोगों के लिए जिम्मेदार है ना। फिर वो डेडलॉक वाली, है ना। इसमें बोल रखा है कि अमेंडमेंट टू द मनी बिल सजेस्ट बाय द राज्यसभा हैव टू एक्सेप्ट बाय लोकसभा। भाई जरूरी थोड़ी है अमेंडमेंट को माने, साले पिछवाड़े में लात मारेगी मनी बिल के में लोकसभा भेज देगी राष्ट्रपति के बाद, भैया साफ कर दो इसे।
अब 2023 में बोल रखा था कि लोकसभा फाइनेंस बिल को भेजती है राज्यसभा के पास में, वो उसे पास करे या फेल करे वो उसकी मर्जी है। और इसमें ना एक और बोल रखा था कि लोकसभा और मनी बिल के बारे में वो उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती, ओनली रिकमेंडेशन दे सकती है मनी बिल के बारे में। ये 2023 में बोल रखा था। और बोल रखा था कि मनी बिल में कोई जॉइंट सिटिंग नहीं है, पर फाइनेंस बिल में जॉइंट सिटिंग नेसेसरी है भाई, इसलिए इसे काट दो। फिर ये 2018 में पूछ रखा था मनी बिल के ऊपर। अब जैसे एक इसमें बोल रखा था बिल शैल बी डीम मनी बिल इफ कंटेन ओनली प्रोविजन, जैसे ओनली प्रोविजन आ गया टैक्स से जुड़ा हुआ, भाई ओनली थोड़ी है, बथेरे प्रोविजन है ना। और मनी बिल है द प्रोविजन फॉर कस्टडी एट कंसोलिडेटेड फंड। भाई इसमें एक बात बहुत अच्छी बोली कि मनी बिल है द प्रोविजन फॉर द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंसल्टेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये ठीक है, कस्टडी का मैटर है। मनी बिल इज कंसर्न विद द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसल्टेंसी फंड। नहीं भाई, इसका मैटर नहीं है, ये भी है ना। ये मनी बिल भाई ये जो कंसल्टेंसी फंड होगा ना, ये तो इमरजेंसी के लिए है। मनी विल डील विद द रेगुलेशन एंड बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बोरोइंग और रेगुलेशन के लिए जुड़ा नहीं मैटर नहीं है, इससे जुड़ा हुआ नहीं है। नॉट करेक्ट बोल रखा है भाई, नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट तो यही है ना, ये तीनों करेक्ट हैं, बस तुम्हारा एक ये सी करेक्ट नहीं है कि अगर कंस्टिट्यूंसी फंड से तुम्हें पैसा निकालना होगा, उसके लिए तुम्हें मनी बिल पास करना पड़ेगा। नहीं, बाकी ये सब ठीक है कि अगर गवर्नमेंट को रेगुलेशन बनाती है बोरोइंग के लिए और गारंटी देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, रूल बनाती है, वो मनी बिल के तहत आएगा। और जो तुम्हारा ये बकवासबाजी है कि ये इम्पोजिशन टैक्स वैक्स वाला रेगुलेशन, इम्पोजिशन, अबॉलिशन, अल्ट्रेशन पे टैक्स का सिस्टम है, ये मनी बिल के तहत आएगा। अब मनी बिल है द प्रोविजन ऑफ कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड। जो मनी बिल में ये है कि कौन कौन से प्रोविज़न है जो कंसोलिडेटेड एंड कस्टडीटेड फंड कंस्टिट्यूएंसी फंड में आते हैं, है ना। अब फेयरली इजी क्वेश्चन है। 109 में बोल रखा है पास करने का प्रोसीजर है, स्पेशल प्रोसीजर और पास टू मनी बिल। इसमें खुद बोल रखा है कि ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, राज्यसभा के पास होने के बाद लोकसभा के पास होने के बाद राज्यसभा के जाएगा, राज्यसभा ओनली रिकमेंडेशन दे सकती है। मनी बिल कैन इंट्रोड्यूस इन लोकसभा और ये राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन के बाद ही आ सकता है। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट हैज़ नो पावर इनिटेशन ऑफ मनी बिल, है ना। इस मनी बिल पे लोकसभा की सुप्रीमेसी है। राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट मनी बिल ऑन इट्स ओन। सिंपल सी बात है, राज्यसभा नहीं कर सकती, राज्यसभा ओनली रिकमेंडेशन दे सकती है, राज्यसभा ना अपहोल्ड कर सकती। अगर करती है तो 14 दिन के भीतर अपने आप पास मान लिया जाएगा। राज्यसभा हैज़ कंप्लीट डिस्क्रेशन इन एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग रिकमेंडेशन। लोकसभा के पास पूरी पावर है कि वो राज्यसभा के किसी भी रिकमेंडेशन को माने ना माने और फेंक दे। अब डेफिनेशन देख लीजिए मनी बिल की, 110 में बोल रखी है कब मनी बिल माना जाएगा, जब टैक्स से जुड़ा मैटर होगा। लेकिन लोकल टैक्स से जुड़ा मैटर और तुम्हारा फीस से जुड़ा मैटर, लाइसेंस फीस से जुड़ा, पेनल्टी से जुड़ा मैटर, फाइन से जुड़ा मैटर, इन सबको नहीं माना जाएगा मनी बिल। और जो गवर्नमेंट की बोरोइंग ऑफ रेगुलेशन इससे जो गवर्नमेंट की रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग से जुड़ा हुआ है ना, उसको मनी बिल माना जाएगा। कस्टडी एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कौन उसे संभालेगा, कैसे पैसा निकाला जाएगा, ये मनी बिल माना जाएगा। अगर गवर्नमेंट अप्रोप्रिएशन ऑफ आउट ऑफ मनी, अगर गवर्नमेंट मनी बिल से कुछ पैसा निकाल रही है उसको मनी बिल माना जाएगा। अगर गवर्नमेंट किसी खर्च को कंसोलिडेटेड फंड में कर रही है या उस खर्च को बढ़ा रही है कंसोलिडेटेड फंड में, उसको मनी बिल माना जाएगा। रिसिप्ट ऑफ मनी, अगर कोई पैसा कंसोलिडेटेड फंड में आ रहा है और पब्लिक अकाउंट फंड में आ रहा है और इसकी कस्टडी सच मनी और ऑडिट अकाउंट ऑफ मनी और यूनियन और स्टेट, इसको मनी बिल माना जाएगा। एनी मैटर ऊपर से रिलेटेड माना जाएगा मनी बिल को। पेनल्टी लाइसेंस वाला सिस्टम मनी बिल नहीं माना जाएगा और तुम्हारा फाइन वाला सिस्टम मनी बिल नहीं माना जाएगा। लोकल टैक्स लोकल अथॉरिटी लोकल टैक्स नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति किसी को मनी बिल कर दे तो लोकसभा स्पीकर किसी को मनी बिल कर दे तो वो मनी बिल है। वो अब ऐसा नहीं है कि इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको उससे साइन करवाना पड़ेगा कि मनी बिल है, ना भाई, इंट्रोड्यूस करने से पहले साइन नहीं कराना पड़ेगा। वो पास होने के बाद जब राज्यसभा में जाने वाला होता है उस टाइम पे लिखवाना पड़ता है, ठीक है। मनी बिल ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो हमने पढ़ लिया। राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन के बाद किया जाता है, ओनली मिनिस्टर कर सकता है
राज्यसभा रिजेक्ट और अमेंडमेंट के ऊपर मनी बिल की कोई पावर नहीं होती, ओनली रिकमेंडेशन देती है। 14 दिन के अंदर वापसी करना होता है और अगर नहीं किया तो पास मान लिया जाता है। लोकसभा के पास सारी पावर है, इस रिकमेंडेशन को माने या नहीं माने। लोकसभा ठीक है, राष्ट्रपति वापसी नहीं कर सकते, या तो एसेंट देते हैं या विदहोल्ड कर लेते हैं। वैसे दे देते हैं क्योंकि उन्हीं की रिकमेंडेशन के बाद ही आता है। जॉइंट सिटिंग नहीं है। आर्टिकल 110 में मनी बिल के बारे में बोल रखा है, डील विद द स्पेसिफिक मैटर, जो पीछे देख लिया। आर्टिकल 17(1) में कंटेन मैटर ऑफ मनी बिल प्लस विद अदर प्रोविज़न। आर्टिकल 17(1) जो फाइनेंशियल बिल बन है उसमें बोल रखा है मनी बिल के मैटर और अदर फाइनेंस प्रोविज़न इसमें दे रखा है। आर्टिकल 17(3) में बोल रखा है डील विद द एक्सपेंडिचर मैटर बट डज नॉट कंटेन ऑल प्रोविज़न ऑफ बट एक्सपेंडिचर मैटर से जुड़े हुए हैं, बट 110 वाले मैटर को नहीं जोड़ते। अब डेफिनेशन 110 में बोल रखी है। राष्ट्रपति का एक्सेंट 111 में बोल रखा है। 117 में अदर फाइनेंशियल वो बोल रखा है। 265 में ये बोल रखा है कि भाई कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा जब तक तुम्हारा सरकार उसको नहीं कर ले। अब सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद सईद सिद्दीकी केस में बोला था अपहेल्ड द फाइनलिटी ऑफ, मतलब जो फाइनलिटी लोकसभा स्पीकर की फाइनलिटी को सवाल उठाया था। फिर आधार एक्ट आया था 2016 में। फिर मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में और वो दोनों हाउस में इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर ओनली। मनी बिल इंट्रोड्यूस कर सकता है और मनी बिल को ओनली मिनिस्टर कर सकता है, उसको प्राइवेट मेंबर और मिनिस्टर दोनों कर सकते हैं। राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन इसमें मैंडेटरी है, उसमें नहीं है। राज्यसभा के पास रिजेक्शन अमेंडमेंट की कोई पावर नहीं है, पर उसमें राज्यसभा के पास पावर है ना। राज्यसभा टाइम लिमिट 14 दिन की है, उसमें 6 महीने की है। जॉइंट सिटिंग नॉट अप्लीकेबल। अगर यहाँ डेडलॉक हो रहा है तो जॉइंट सिटिंग कर लो। राष्ट्रपति रिटर्न नहीं कर सकता और इसमें राष्ट्रपति सब कुछ कर सकता है। थैंक यू।